नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक हम्पी, मसौलीपट्टनम एंड सूरत। इस टॉपिक के अंदर हम लोग 3 जगह के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा जगह होगा हम्पी, दूसरा होगा मसौलीपट्टनम और तीसरा होगा सूरत। ध्यान रखना है, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को 3 जगह के बारे में पढ़ना है और तीनों जगह के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो हम लोग ये काम करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग 3 भाग में बांट लेंगे, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे हम्पी के बारे में, फिर आगे बात कर लेंगे मसौलीपट्टनम के बारे में और फिर बात कर लेंगे सूरत के बारे में। तो फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन टॉपिक हमारा है क्लोजर लुक हम्पी, मसौलीपट्टनम एंड सूरत, चूँकि इसमें हम लोगों को 3 जगह के बारे में पढ़ना है। तो तीनों को हम लोग एक एक टॉपिक में कवर कर लेंगे, यानी कि एक एक वीडियो में कवर करेंगे। नहीं तो एक ही में करेंगे तो फिर वीडियो 40-45 मिनट का हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले अपना फर्स्ट वाला, जिसमें हम लोग बात करेंगे हम्पी के बारे में। देखो क्या है पहला टॉपिक हमारा, द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडिड ऑफ हम्पी। ये जो तीनों जगह के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तीनों जगह अपने टाइम पे बड़ा फेमस जगह हुआ करता था और ये जगह आज भी बड़ा फेमस है। जैसे मसौलीपट्टनम हो गया, हम्पी हो गया और सूरत, ये तीनों जगह आज भी बड़ा फेमस है, अपने कलाकारी के लिए, अपने चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। तो पहले हम लोग बात करेंगे हम्पी के बारे में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टॉपिक है हमारा द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड नहीं है, सॉरी स्प्लेंडर है। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। हम्पी में ना, मतलब हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है, ध्यान रखना। हम्पी बड़ा सुंदर जगह है, बहुत फेमस जगह है, कर्नाटका में पड़ता है। और हम्पी में जब कभी आप जाओगे तो वहाँ का आपको एक से एक बिल्डिंग ऐसा दिखेगा ना, जिसका कलाकारी देख के आप चौंक जाएंगे, कि आपको लगेगा कि इतना पहले ऐसा प्रकार का भी कलाकारी होता होगा। डिजाइनिंग वहाँ का बड़ा शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा थंगभद्र बेसिन। बेसिकली ये नदी है, छोटा सा नदी है वहाँ पे बहने वाला, कर्नाटका में, उसी के बगल में पड़ता है ये हम्पी। आप इसको सिंपली से समझो कि हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। और हम्पी के बगल में कौन सा नदी है, छोटा सा तुंगभद्र और कृष्णा, ठीक ना। तो ये नदी है जिसके बगल में हमारा हम्पी पड़ता है। और हम्पी बेसिकली बात करें तो कहाँ है, कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। तो ये जिसके जगह के बारे में बात हुआ। अगला, तो कोई पूछेगा तो हम्पी कहाँ है, तो क्या बोलोगे, पहला हम्पी कर्नाटका में है। हम्पी के बगल में कौन सा बेसिन है, बेसिन मतलब कौन सा नदी का छोटा सा पार्ट है, कृष्णा और तुंगभद्र का, ठीक है ना। अगला, अब यहाँ से हमारा मेन चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना है। जिस जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कि हम्पी के बारे में, इस जगह के बारे में ना एक टाइम पे इसका अपना खुद का इतिहास हुआ करता था। इतिहास होने का मतलब है कि इस जगह को बहुत बड़े बड़े राजाओं ने रूल किया है और वहाँ पे जो उन्होंने बनाया है बिल्डिंग, टेम्पल्स, उसका कोई जोड़ नहीं है। मतलब लाजवाब वहाँ पे बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो पहला है पॉइंट इसमें, द मैग्निफिसेंट ruins एट हम्पी रिवेल अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। मतलब हम्पी में आज तो खैर, हम्पी में आप जब जाओगे तो वहाँ पे बहुत कुछ आज टूटा बिखरा पड़ा हुआ है, जिसको देखकर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि ये शहर पहले चारों तरफ से क्या था, घिरा हुआ था। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि ये शहर चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था और इसको अच्छे तरीके से रूल किया जाता था। हमने आपको पहले भी बताया, कई बार अभी भी बताते हैं, पहले के राजा क्या करते थे ना, जहाँ तक उनका एरिया होता था कंट्रोल करने का, मतलब जहाँ तक उनका कंट्रोल होता था, उस एरिया को वो बड़े बड़े दीवारों से घेर देते थे। क्यों घेरते थे, ताकि उसको रूल करना क्या हो सके, आसानी हो सके। कितने लोग उसके एरिया में रहते हैं वो पता लगाना आसान हो जाए, टैक्स कितना वसूलना है किससे वो आसान हो जाए। तो हम्पी एक बहुत सुंदर जगह हुआ करता था। आज भी हम्पी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ है, बहुत पुराना चीज़ है। लेकिन हम्पी में आज आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ आज टूटा फूटा चीज़ भी है, टूटा बिल्डिंग आपको दिख जाएगा, टूटा हुआ किला दिख जाएगा, जिसको देखकर ये आइडिया लगता है, ये समझ में आता है कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा, बिल्कुल फोर्टिफाइड रहा होगा। फोर्टिफाइड का मतलब है कि चारों तरफ से ये शहर दीवार से घिरा हुआ रहा होगा। इस प्रकार का वहाँ पे आज हमको देखने को मिलता है। अगला, नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। सोचो, मतलब किसी प्रकार का मोर्टार मतलब समझते हैं आप क्या होता है, अलकतरा जिसको हम लोग कहते हैं, किसी प्रकार का अलकतरा, सीमेंट, इन प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल उसको बनाने में, वहाँ के चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल नहीं किया गया था। सोचो, मतलब इतना इम्पोर्टेंट शहर है, इतना अच्छा वहाँ पे बिल्डिंग, टेम्पल्स है और उसके चारों तरफ इतना बड़ा बाउंड्री है, इतना शानदार चीज़ वहाँ पे है, जिसमें आपको कहीं पे भी मोर्टार और सीमेंट वगैरह का कहीं पे इस्तेमाल देखने को
नहीं मिलता है। मतलब बिना सीमेंट का, बिना मोर्टार का, बिना सरिया का, बिना सीमेंट का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया गया। इसके बावजूद इतना शानदार वहाँ पे दीवार बनाया गया था। एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। फिर सवाल है कि सर उतना बड़ा बड़ा वो लोग दीवार बनाते कैसे थे? इंटरलॉकिंग करके। इंटरलॉकिंग का मतलब हुआ एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ ऐसे फिक्स करो कि वो आपस में क्या हो जाए? इंटरलिंक हो जाए। इंटरलिंक हो जाए मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए, जल्दी वो बाहर न निकल पाए। जैसे आप देखते होंगे जब घर बनता है, तो घर जब बनता है तो ईंटे को ना बड़ा अजीब तरीके से अरेंज किया जाता है। अब कभी देखना आप एक ईंटा के ऊपर सीधा दूसरा ईंटा नहीं रखते हैं, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके रखते हैं। उससे क्या होता है? वो इंटरलॉक हो जाता है। सुन रही है बात? ताकि बिना उसमें किसी सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल किए ही वो हमारा दीवार तैयार हो जाए। तो कहने का मतलब है कि हम्पी में जो समय पे दीवार वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाए जाते थे, उसमें सीमेंट वगैरह का कहीं पे कोई इस्तेमाल नहीं था, बल्कि पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करके, एक दूसरे के साथ अड़का के, लॉक करके, मतलब ऐसे अरेंज करते थे कि वो जल्दी गिरे ना, जल्दी वो बिखरे ना। इस प्रकार से उसको लॉक करके बनाया जाता था। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्क्स। और जो राजा महाराजा का घर हुआ करता था, जो उसके महल होते थे, वहाँ पे तो कलाकारी का कोई जवाब ही नहीं था। मतलब लाजवाब कलाकारी वहाँ पे देखने को मिलता था। क्योंकि भाई राजा है, राजा क्या करते थे? जितने भी एक से एक इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, मतलब जितने भी महान महान कलाकार आदमी हैं, सबको बुलाते थे अपने दरबार में। बोलते थे कि देखो ये हमारा महल है, इसको ऐसे डिजाइन करो कि इसके जैसा दूसरा महल कभी भी बनना नहीं चाहिए। इतना अच्छा अच्छा वो लोग अपने डिजाइन बनवाते थे अपने महलों में। तो वही लिखा हुआ है कि द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्क्स। मतलब उसके बिल्डिंग में एकदम लाजवाब आर्किटेक्ट दिखता था। आर्किटेक्ट मतलब डिजाइन अलग प्रकार का दिखता था। डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विथ निशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। कहने का सिंपल सा मतलब है कि राजा के यहाँ पे डोम बनाना हो, डोम का मतलब जो ऊपर वाला गुंबद होता है ना घर के ऊपर, वो बनाना हो, या फिर दीवार का डिजाइन करना हो, या फिर पिलर का डिजाइन करना हो, किसी भी चीज का डिजाइन करना हो, हर प्रकार का डिजाइन के लिए वो अलग अलग आदमी को अपने यहाँ पे हायर करते थे। एक से कलाकार आदमी को बुलाते थे और उसको बोलते थे कि इसका डिजाइन अच्छे तरीके से बनाओ, तो वो बनाते थे। They also had well planned orchards and pleasure gardens. यहाँ तक के राजा साहब अपने यहाँ पे जो बाग बगीचे बनवाते थे, वो बाग बगीचा भी बड़ा डिजाइन करके बनवाते थे कि बाग बगीचा ऐसा बनाओ जिससे लगे कि हम एकदम, क्या कह सकते हैं उसको, एकदम सुंदर जंगल में घूम रहे हैं। इस प्रकार से उसको डिजाइन करो। तो राजा साहब के लिए बगीचा, गार्डन, ये सब बहुत शानदार तरीके से बनाया जाता था। हाँ, इसका मतलब बगीचा हो गया, ऑर्चर्ड्स का मतलब हो गया बगीचा, और गार्डन का मतलब सिंपल सा छोटा सा बाग बगीचा बोल लो, ठीक ना। ऑर्किड्स का मतलब होता है जहाँ पे बड़े लेवल पे आपको पेड़ दिखते हैं, बगीचा आप मान लो तरीके से। और गार्डन का सिंपल सा मतलब हो गया जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होंगे, वहाँ पे आप टहल सकते हैं, इस प्रकार का। अगला हमारा मुस्लिम मर्चेंट्स, चैटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्टुगीज thronged the markets of हम्पी। देखो, मुस्लिम मर्चेंट्स मतलब वो मर्चेंट, वो लोग खरीद बिक्री करने वाले जो मुस्लिम थे। चेटियाज भी हमारे एक कम्युनिटी का ही नाम है, वो हो गया। फिर से यूरोप के भी लोग, यूरोप में भी, यूरोप के कौन कौन? पोर्टुगीज, ये सब लोग थ्रॉन्ग द मार्केट्स ऑफ हम्पी। मतलब इन लोगों ने भी हम्पी के मार्केट से बहुत ज़्यादा लेन देन किया है। मतलब हम्पी बहुत फेमस जगह हुआ करता था। कोई भी आदमी यहाँ पे आने के लिए चाहता था कि भाई यहाँ पे आए, एक बार घूमे फिरे, देखे, यहाँ के सामानों को खरीदे, दूसरे जगह पे जाके बेचे, तो बड़ा अच्छा मार्केट यहाँ पे लगता था। टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवादासीज। देवादासीज का मतलब होता है टेम्पल डांसर। मतलब आपने पुराने कुछ मूवी वगैरह देखे होंगे तो आपको दिखा होगा उस मूवी में कि मंदिर में डांस करने वाले कुछ महिला या फिर पुरुष होते हैं, जिनका मंदिर में क्या होता है, मंदिर में कोई मान लो फंक्शन हो रहा है, मतलब मंदिर में मान लो कोई पूजा पाठ हो रहा है, तो खुशी में लोग डांस करते हैं ना, उसी प्रकार का यहाँ पे भी होता था। तो वही लिखा हुआ है कि टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। मतलब मंदिरों में एक से एक प्रकार के चीज़ों को मनाया जाता था। कोई पर्व त्यौहार हो गया उसको धूमधाम से मनाना है, किसी का शादी हो गया उसको धूमधाम से करना है,
और टेम्पल में जो डांसर होते थे उसको क्या बोला गया है, देवादासीस बोला गया है। देवादासीस का मतलब होता है वैसे लोग जो कि टेम्पल में क्या करते हैं, खुशी के मौके पे डांस करते हैं। हालांकि उनको कुछ बदले में पेमेंट वगैरह भी मिलता है, तभी वो डांस करते हैं। परफॉर्म बिफोर द डेटी, मतलब कि देवी देवता जो भी मंदिर में है उनके आगे वो लोग डांस करते थे खुशी से। होता है ना, कई बार हम लोग के घर में फंक्शन होता है तो हम लोग खुशी से डांस करते हैं, तो वो लोग डांस भी मंदिर में करते थे खुशी में। तो मंदिर में हर चीज का पूजा पाठ वगैरह होता था इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं था। अगला है हमारा दी महानवमी फेस्टिवल। महानवमी फेस्टिवल मतलब किसका बात हो रहा है बताओ, नवरात्रि का बात हो रहा है। वेरी गुड, दुर्गा पूजा के टाइम पे बनता है। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हम्पी। मतलब दुर्गा पूजा का जब फेस्टिवल आता है तो दुर्गा पूजा के फेस्टिवल में जो 9वां दिन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवरात्रि बोलते हैं। उस समय पर बोला जाता था महानवमी। तो ये फेस्टिवल भी हम्पी में बहुत जोर शोर से लोग मनाते थे। किस किस देवी के लिए बनाया जाता है ये बताओ, दुर्गा जी के लिए, ठीक ना। तो इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। हालांकि ये फेस्टिवल आज केवल साउथ में नहीं, मतलब कर्नाटका में नहीं, बल्कि आज हर जगह मनाया जाता है, लेकिन पहले वहाँ पे इसका क्रेज खूब था। अगला, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट्स एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ्स। अब देखो होता क्या था, हम्पी के जो राजा होते थे ना, हम्पी के राजा अपने यहाँ पे महानवरात्रि का फेस्टिवल मनाते थे एकदम धूमधाम से। उसमें राजा भी पार्टिसिपेट करते थे, सभी लोग आते थे, और राजा दूसरे राजा को भी अपने यहाँ पे आमंत्रण करते थे कि भाई हमारे यहाँ पे फेस्टिवल है नवरात्रि का, आप हमारे यहाँ पे आइए। और जब वो लोग आते थे राजा के यहाँ पे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो लोग खाली हाथ नहीं आते थे, राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे, बहुत भयंकर भयंकर गिफ्ट। किसी का मन किया एक बक्सा सोना दे दिया राजा साहब को, किसी का मन किया राजा साहब को 10 गो हाथी गिफ्ट कर दिया, किसी का मन किया राजा साहब को 100 गो घोड़ा गिफ्ट कर दिया। इस तरीके से वहाँ पे होता था। मतलब राजा, हम्पी के जो राजा थे वो जब अपने यहाँ पे कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, फॉर एग्जाम्पल नवरात्रि, तो वो केवल अपने यहाँ पे नहीं करते थे, बाकी लोगों को भी अपने यहाँ पे बुलाते थे, इन्वाइट करते थे कि आप हमारे यहाँ पे आइए। और जब वो लोग आते थे तो उनके लिए गिफ्ट वगैरह भी लेके यहाँ पे आते थे। तो वही लिखा हुआ ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होगा, एक तरीके से गिफ्ट वो लोग लेके आते थे। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of विजयनगरा इन 1565। लेकिन हम्पी धीरे धीरे अपने ब्यूटी को खोने लगा, कब पता है, जब विजयनगर एम्पायर को जीत लिया गया किसी दूसरे राजा के द्वारा, बाय द डक्कानी सुल्तान, द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है, देखो कितना अजीब बात है ये, मतलब हम्पी इतना फेमस जगह था, इतना फेमस जगह था, इतना शानदार जगह था कि इसको अलग अलग लोगों ने हमला करके जिसको जितना मन किया उन्होंने उतना हम्पी को लूट लिया। जैसे देखो यहाँ पे हम्पी फेल इनटू रुइन, रुइन का मतलब वो बर्बाद होना स्टार्ट हुआ कब, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565। विजयनगर एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया का हुआ करता था, ध्यान रखना। तो विजयनगर एम्पायर पे जब अलग अलग राजाओं ने रूल करना स्टार्ट किया, उसको अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया, तो हम्पी का भी डिक्लाइन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। मतलब विजयनगर जब किसी दूसरे राजा के हाथ में आ गया, जब विजयनगर ही आ गया, मतलब पूरा साउथ इंडिया उसके हाथ में आ गया, तो हम्पी क्या बच पाएगा, बिल्कुल नहीं बच पाएगा। हम्पी भी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, और कर्नाटक कहाँ है हमारा, साउथ इंडिया में है। तो जब हमारा विजयनगर एम्पायर ही नहीं बचा तो हम्पी कहाँ से बचेगा। तो हम्पी इतना शानदार जगह था कि इसको देखो कितने सारे लोगों ने लूटा है। डेक्कानी सुल्तान, द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, मतलब गोलकोंडा के लोगों ने, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिदार, इन सभी के लोगों ने, यहाँ के राजाओं ने हम्पी को खूब लूटा है, और इतना लूटा कि हम्पी पूरी तरीके से बाद में बर्बाद हो गया। और आज भी आप हम्पी को देखने के लिए जाओगे कभी कर्नाटक में, तो हम्पी दिखेगा आपको, लेकिन टूटा फूटा हाल में नजर आएगा। तो ये हम्पी का पूरा कहानी था, समझ में आया सबको। इसी प्रकार का कहानी हमारा है दूसरा, एक सूरत का। सूरत का इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, और सूरत के बाद फिर हम लोग पढ़ लेंगे मसौली पट्टनम के बारे में, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग अपने
अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग सूरत के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।